आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब साहित्य, संगीत, कला, इन सब का एक अद्भुत संगम जहन में आता है, रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ कवि गुरु की उपाधि उनके इतने बड़े व्यक्तित्व की पूरी कहानी कह पाती है? ये एक अच्छा सवाल है। हमारे सामने देखिए, विकिपीडिया के लेख हैं, नोबेल समिति की जीवनी है, कला विश्लेषण और भी कई स्रोत हैं जी। जो बताते हैं कि वो सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, शिक्षाविद और हाँ, चित्रकार भी थे। सही कहा। बंगाल पुनर्जागरण का एक रोशन सितारा एक तरह से। बिल्कुल। तो चलिए आज इन स्रोतों के जरिए टैगोर की इस बहुआयामी दुनिया की परतों को खोलते हैं। हाँ, देखते हैं क्या नया मिलता है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी दोहराना नहीं है, बल्कि उन अहम नुक्तों और शायद कुछ ऐसी बातें जो चौंका दें, उन्हें समझना है जिन्होंने टैगोर को टैगोर बनाया। ठीक है। देखते हैं कवि गुरु की इस जानी पहचानी छवि के पीछे या परे हमें और क्या मिलता है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित चीज से, नोबेल पुरस्कार। 1913 में साहित्य का नोबेल। और वो पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार बने जिन्हें ये मिला, सम्मान मिला, गीतांजलि के लिए। जी हाँ, गीतांजलि। समिति ने कहा था कि ये अत्यंत संवेदनशील, ताजा और सुंदर कविता है। ये पश्चिम के लिए जैसे भारत की आवाज बन गई। बिल्कुल। और गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद था जो 1912 में आया, उसने पश्चिमी साहित्य जगत में समझिए एक हलचल सी मचा दी थी। हाँ, मैंने पढ़ा है, W.B. येट्स ने भूमिका लिखी थी। हाँ, येट्स ने भूमिका लिखी, एजरा पाउंड जैसे कवियों ने काफी तारीफ की। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि बाद में येट्स समेत कई आलोचकों ने महसूस किया। अच्छा, क्या महसूस किया? कि जो अंग्रेजी अनुवाद था ना, वो असल बांग्ला कविताओं की गहराई, उसकी लय, उसको पूरी तरह पकड़ नहीं पाया। ओह। E.M. फॉस्टर ने भी उनके उपन्यास घरे बहिरे के अनुवाद पर कुछ ऐसी ही बात कही थी कि भाई विषय तो सुंदर है, लेकिन अनुवाद में वो जादू नहीं रहा। तो ये जानना जरूरी है कि हम जिस गीतांजलि को शायद जानते हैं, वो मूल का सिर्फ एक अक्स हो सकता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। अनुवाद की अपनी सीमाएं होती हैं। बिल्कुल। खैर, अनुवाद की सीमाओं के बावजूद उनका जो साहित्यिक संसार था, वो तो बहुत ही विशाल था। कविता के अलावा उपन्यास। जी हाँ, उपन्यास भी। जैसे गोरा, ये भारतीय पहचान की जो उलझनें हैं उनको खंगालता है। और घरे बायरे, जरा सोचिए, उस दौर में जब राष्ट्रवाद इतना जोरों पर था, तब स्वदेशी आंदोलन मतलब विदेशी चीजों का बहिष्कार और भारतीय चीजों को बढ़ावा देने वाला आंदोलन, उसी कुछ तरीकों पर सवाल उठाना, ये कितना साहस का काम रहा होगा। ये उपन्यास राष्ट्रवाद के जो मानवीय पहलू है और उसके जो संभावित खतरे हो सकते हैं, उस पर एक गहरी नजर डालता है। सही कहा। और चोखेर बाली का जिक्र भी करना जरूरी है। हाँ, चोखे बाली। उसे अक्सर भारत का पहला आधुनिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास माना जाता है। अच्छा। हाँ, सोचिए उस समय के सामाजिक बंधनों को, एक युवा विधवा की जो दबी हुई इच्छाएं हैं, उसकी जो मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल है, उसको कहानी के केंद्र में रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम था। ये दिखाता है कि टैगोर समाज की नब्ज और व्यक्ति के मन की गहराइयां दोनों को कितनी अच्छी तरह समझते थे। बिल्कुल। हाँ, और लघु कहानी शोध बताते हैं कि बांग्ला में इस विधा के तो वो जनक ही माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। महज 16 साल की उम्र में पहली कहानी लिखी थी, भिखारिनी। लेकिन काबुली वाला जैसी कहानियां, कैसे एक अफगान मेवे वाला और एक छोटी बंगाली लड़की के बीच का वो प्यारा सा रिश्ता, संस्कृतियों और उम्र के फासलों को पाट देता है, और उसमें जो छिपा हुआ अकेलापन है, यादों का दर्द है, वो आज भी छू जाता है। बिल्कुल। उनकी कहानियों और उपन्यासों में यही तो खासियत है। सामाजिक यथार्थ है, व्यक्तिगत भावनाओं का उतार चढ़ाव है, राजनीतिक विचार हैं और मनोवैज्ञानिक समझ, इन सब का एक अद्भुत संतुलन मिलता है। और ये भी अहम है कि सत्यजीत रे जैसे महान फिल्मकार ने उनकी रचनाओं पर, जैसे नष्ट नीड़ पर चारुलता बनाई। हाँ, चारुलता बेहतरीन फिल्म है। और घरे बायरे पर भी फिल्म बनाई, तो उन्होंने इन रचनाओं को एक नई जिंदगी दी और ज्यादा लोगों तक पहुंचाया। सही बात है। शब्दों और कहानियों के इस संसार के साथ साथ सुरों की दुनिया, उसमें भी उनका योगदान मतलब कमाल का है। हाँ, रविंद्र संगीत। लगभग 2230 गीत, जिन्हें रविंद्र संगीत कहते हैं, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। बिल्कुल।
कहा जाता है बंगाल में शायद ही कोई ऐसा सुसंस्कृत घर हो जहां उनके गीत गाए ना जाते हो, न गाने की कोशिश न की जाती हो। अच्छा। और इन गीतों की बनावट देखिए, उसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी जैसी शैलियों का असर दिखता है। बंगाल का जो लोक संगीत है उसकी मिट्टी की खुशबू है। खासकर जो बाउल गायक थे जैसे लालन शाह, उनका प्रभाव साफ झलकता है। ओह, बाउल गायकों का भी? जी हाँ। और तो और उन्होंने पश्चिमी धुनों को भी बड़ी सहजता से अपने संगीत में मिला दिया। ये फ्यूजन आज भी कितना ताज़ा लगता है। और ये तथ्य तो हमेशा हैरान करता है मुझे। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन, हाँ, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार शोनार बांग्ला, हाँ, दोनों उन्हीं की कलम और धुन से निकले हैं। जी। सोचिए, एक ही व्यक्ति, दो देशों का राष्ट्रगान। और कहा तो ये भी जाता है कि श्रीलंका का राष्ट्रगान भी उनके काम से प्रेरित है। हाँ, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। और पश्चिम बंगाल का राज्यगान बांग्लार माटी बांग्लार जल भी उन्हीं का है। हाँ, और इन राष्ट्रगानों का जो संदर्भ है वो भी जानना जरूरी है। अमार सोनार बांग्ला 1905 के बंग भंग के विरोध में लिखा गया था। हाँ, जब बंगाल को बांटने की कोशिश हुई थी। बिल्कुल, धर्म के आधार पर। तो ये गीत बंगाली अस्मिता और एकता का प्रतीक बन गया। वहीं जनगण मन, जिसे 1950 में राष्ट्रगान अपनाया गया, वो मूल रूप से भारतो भाग्यो विधाता शीर्षक से ब्रह्म समाज के भजन के तौर पर लिखा गया था। अच्छा, ये भजन था पहले? हाँ, और पहली बार 1911 में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। उनका संगीत सिर्फ गाने तक ही नहीं रहा। विलायत खान साहब जैसे सितार वादक और बुद्धदेव दास गुप्ता जी जैसे सरोद वादकों ने भी इससे प्रेरणा ली। वाह। शब्दों और सुरों के इस जादू के बाद टैगोर ने हमें एक और हैरत अंगेज दुनिया से मिलवाया, वो भी 60 की उम्र पार करने पर। हाँ, ये भी कमाल की बात है। हम बात कर रहे हैं उनकी चित्रकला की। हाँ। देर से शुरुआत की, लेकिन हजारों चित्र बना डाले। और उनकी शैली देखिए, एकदम निजी थी। किसी कला आंदोलन या किसी ग्रुप से बंधी हुई नहीं थी। हाँ, बिल्कुल अलग। बोल्ड रेखाएं हैं, एक अनोखी लय है, कल्पना से निकले जीव जंतु हैं, रहस्यमयी भूदृश्य हैं, और सबसे ज्यादा ध्यान खींचते हैं वो चेहरे। हाँ, उनके चेहरे बहुत अभिव्यंजक लगते हैं। बिल्कुल, बहुत अभिव्यंजक, और कभी-कभी तो आदिम मुखौटों की याद दिलाते हैं। एक दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो ये कि उन्हें शायद रंगों की कुछ समस्या थी, मतलब रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, ये बात कही जाती है। हो सकता है इसी वजह से उनके चित्रों में रंगों का जो संयोजन है वो थोड़ा हटकर है, लेकिन बहुत आकर्षक है। हो सकता है। और उनकी पांडुलिपियों पर बनी कलाकृतियां, अक्सर लिखते हुए कुछ मिटाना पड़ा या कोई शब्द काट दिया, तो उसी केर मिटार यानी मिटाई हुई लिखावट या खाली जगह को वे कलाकृति में बदल देते थे। ये उनकी रचनात्मकता का एक और पहलू दिखाता है कि कहीं भी कुछ व्यर्थ नहीं जाता। बिल्कुल, इसे उनके साहित्यिक मन का विस्तार ही कह सकते हैं। जी। जो भावनाएं शायद शब्दों में पूरी तरह नहीं आ पाती थीं, वो रंगों और रेखाओं में उभर आती थीं। उनकी पेंटिंग्स की यूरोप और अमेरिका में प्रदर्शनियां भी हुईं, काफी सफल रही हैं। अच्छा? पर इसका एक स्याह पहलू भी है। नाजी जर्मनी में उनकी कुछ कलाकृतियों को अपभ्रष्ट कला यानी डीजेनरेट आर्ट कहकर जब्त कर लिया गया था। ओह, मतलब वो कला जिसे नाजी विचारधारा अपने मानकों के खिलाफ मानती थी। जी हाँ, ये उस दौर की जो कला के प्रति असहिष्णुता थी उसका भी एक तरह से दस्तावेज है। कला और साहित्य से आगे बढ़कर देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में उनके विचार तो बिल्कुल क्रांतिकारी थे। हाँ, वो परंपरागत स्कूली शिक्षा के बहुत खिलाफ थे, जिसे वो तोता रटंत कहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा का मकसद दिमाग में बस जानकारी ठूसना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि जिज्ञासा जगाना है और खुद सीखने की ललक पैदा करना है। सही। इसी सोच ने 1901 में शांति निकेतन की नींव डाली। शांति निकेतन शुरुआत में एक छोटा सा स्कूल था, जो बाद में 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय बना। हाँ, विश्व भारती। और वहाँ का माहौल ही अलग था। पेड़ों के नीचे कक्षाएं लगती थीं, प्रकृति से जुड़ाव था, गुरु शिष्य के बीच सीधा संवाद होता था। हाँ, वो प्राचीन भारतीय ब्रह्मचर्य प्रणाली के आदर्शों से प्रेरित था शायद। हाँ, कुछ वैसा ही। और कला संगीत तो पाठ्यक्रम का जरूरी हिस्सा थे। इसमें भारतीय और पश्चिमी दोनों शैक्षिक परंपराओं का जो सबसे अच्छा था उसे अपनाने की कोशिश थी। और ये बात उन्होंने अपनी नोबेल पुरस्कार की पूरी राशि इसी संस्थान को दे दी थी। जी हाँ, पूरी रकम। विश्व भारती सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं थी। जी हाँ। टैगोर के शब्दों में कहें तो एक ऐसा केंद्र जहां पूरब और पश्चिम मिल सकें। हाँ। जहां मानवता का अध्ययन भूगोल और राष्ट्र की सीमाओं से परे जाकर हो सके। कितना ऊंचा विचार था। बिल्कुल। और इसी सोच का विस्तार था श्री निकेतन। श्री निकेतन वो क्या था? उसे ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए स्थापित किया गया था।
मकसद था गांव को असहायता और अज्ञानता की बेड़ियों से मुक्त करना। ओ, यानी शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक न रहे, बल्कि समाज और जीवन से सीधे जुड़े। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो जमीनी हकीकत से कितने जुड़े हुए थे। और समाज सुधार, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ वो हमेशा बहुत मुखर रहे। जी हाँ। सिर्फ लिखा या बोला नहीं, बल्कि केरल के गुरुवायूर मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए जो आंदोलन चला था उसका समर्थन भी किया। अपनी रचनाओं में उन्होंने अक्सर हाशिए के पात्रों को नायक बनाया, और वो घटना याद है जब बिहार में भूकंप आया और गांधी जी ने उसे दलितों पर अत्याचार का दैवीय दंड कह दिया। हाँ, ये काफी चर्चित वाक्य है। टैगोर ने पूरी दृढ़ता और तार्किकता से इसका विरोध किया था। ये उनकी वैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास के प्रति जो विरोध था उसे साफ दिखाता है। बिल्कुल, और ये विचार कहीं ना कहीं उनके पारिवारिक माहौल से भी आए थे। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। हाँ, ब्रह्म समाज, जो हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों पर जोर देता था। तो टैगोर का काम उसी बंगाल पुनर्जागरण की भावना का प्रतीक है। तर्क, मानवतावाद, सुधार, इन सब पर जोर। अब आते हैं एक और जरा जटिल पहलू पर, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पर उनके विचार। स्रोत बताते हैं कि टैगोर भारत की आज़ादी के प्रबल समर्थक थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो उस तरह के उग्र राष्ट्रवाद के आलोचक थे जो राष्ट्र को व्यक्ति या मानवता से ऊपर रखता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा हमने घरे बायरे के जिक्र में देखा, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के कुछ तरीकों की आलोचना की थी। उनका एक निबंध है, द कल्ट ऑफ द चरखा, वो भी इसी ओर इशारा करता है। उनका मानना था कि सच्ची आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि अपनी जो सामाजिक बुराइयां हैं, अंधविश्वास हैं, संकीर्ण सोच है, उनसे भी मुक्ति पाना है। सही। वो मूल रूप से मानवतावादी थे, अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। मानते थे कि देशों के बीच की दीवारें तो इंसानों ने बनाई हैं, कृत्रिम है, असली चीज मानवता है। इसीलिए उन्होंने 30 से ज्यादा देशों की यात्रा की। आइंस्टीन, रोमियो रोलैं, H.G. वेल्स जैसे बड़े बड़े विचारकों से मिले, पूरब और पश्चिम के बीच एक संवाद बनाने की कोशिश की। हाँ, वो मानते थे कि दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की पूरक हैं, विरोधी नहीं। बिल्कुल। और इसी नैतिक दृढ़ता का सबसे बड़ा प्रमाण है उनका नाइटहुड लौटाना। हाँ, 1919 में। 1915 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उस बर्बरता के विरोध में उन्होंने ये सम्मान लौटा दिया। जी। वाइसराय को जो उन्होंने पत्र लिखा था, उसका सार यही था कि ऐसे माहौल में जब निर्दोष देशवासियों पर इतने अमानवीय अत्याचार हो रहे हों, तब सम्मान के ये प्रतीक शर्मिंदगी का एहसास कराते हैं। और वो इन उपाधियों से मुक्त होकर अपने उन पीड़ित देशवासियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। कितना बड़ा कदम था ये। बहुत बड़ा। हालांकि उनके इतने लंबे जीवन में कुछ विवादों का जिक्र भी स्रोतों में मिलता है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसे शुरुआत में इटली के तानाशाह मुसोलिनी से उनकी मुलाकात हुई थी और उन्होंने कुछ हद तक प्रशंसा भी की थी। लेकिन जैसे ही उन्हें फांसीवाद की असलियत का अंदाजा हुआ, उन्होंने अपनी राय पूरी तरह बदल ली और खुलकर उसकी आलोचना की। ये स्पष्ट करना जरूरी है। हाँ। या फिर अमेरिका में गदर पार्टी के क्रांतिकारियों से उनके कथित संबंधों की कुछ अफवाहें उड़ी थी, जिनका उनकी छवि पर थोड़ा असर पड़ा था। तो इन बातों को भी उनके जीवन और उस समय के संदर्भ में समझने की जरूरत है। बिल्कुल। तो ये थी रविंद्रनाथ टैगोर की दुनिया की एक, कह सकते हैं, झलक। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने साहित्य, संगीत, कला, शिक्षा, समाज सुधार, राष्ट्र चिंतन, शायद ही कोई एक क्षेत्र हो जिसे उन्होंने छुआ ना हो और उस पर अपनी गहरी छाप न छोड़ी हो। सही बात है। गुरुदेव, कवि गुरु, विश्व कवि, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनके इतने विराट योगदान के प्रमाण हैं। उन्होंने न केवल आधुनिक भारतीय चेतना को आकार दिया, बल्कि दुनिया को भारत की आत्मा से परिचित कराया और सभ्यताओं के बीच पुल बनाने का काम किया। बिल्कुल। अब अगर हम अपने शुरुआती सवाल पर लौटें, क्या कवि गुरु उपाधि उनके लिए काफी है? शायद नहीं। उनका व्यक्तित्व इसे कहीं ज्यादा बड़ा और बहुआयामी था। बिल्कुल। और इसी विराटता के बीच टैगोर का वो 70वें जन्मदिन पर दिया गया बयान सोचने पर मजबूर करता है। जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने कहा, मैंने बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरा अंतरतम स्वरूप इनमें से किसी में नहीं मिलेगा। मैं कवि हूं। हाँ, इतनी सारी उपलब्धियों के बाद भी अपनी पहचान को सिर्फ कवि बताना। यही तो। कला और सृजन उनके लिए क्या मायने रखते थे? क्या ये उनकी बाकी सभी भूमिकाओं से भी ऊपर था,
ये सवाल हमें उनकी रचनाओं की ओर वापस ले जाता है, खास तौर पर उनके जीवन के जो अंतिम वर्ष थे, उनकी कविताएं जो बीमारी और मृत्यु के एहसास के बीच लिखी गईं। हाँ, उनके बारे में सुना है। कई आलोचक इन्हें उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में गिनते हैं। ये कविताएं जीवन, मृत्यु, पीड़ा और मानवीय अस्तित्व पर एक बहुत गहरी, बहुत मार्मिक दृष्टि डालती हैं। अच्छा। शायद इन्हीं अंतिम पंक्तियों में टैगोर के उस अंतरतम स्वरूप की कुछ झलक मिलती हो, जिसकी बात वो खुद कर रहे थे। ये एक ऐसा पहलू है जिसकी पड़ताल उनके पाठक शायद हमेशा करते रहेंगे। बिल्कुल, उनके शब्दों की परतों में उस कवि आत्मा को ढूंढते हुए।